हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब हम लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर जाते हैं तो उसके बाद हम लोग के मन में एक सवाल आने लगता है कि आखिर हम लोग अगले क्लास में जाने वाले हैं तो उस क्लास के बारे में जो जानकारियां हैं वो जानकारियां अभी हम लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। यानी कि हर क्लास की अलग अलग प्रक्रिया होती है, हर क्लास का अलग अलग नियम होता है। जैसे 8वीं क्लास तक का नियम अलग होता है, 9वीं 10वीं क्लास का नियम अलग होता है, 11वीं 12वीं का नियम अलग होता है, उसके बाद का नियम अलग होता है। तो इस तरह के कई सारे सवाल होते हैं कि जब इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर जाते हैं, जैसे रिजल्ट आ गया, अब आगे के क्लास में हम जाएंगे तो एडमिशन कराना है, तो वहां पर विषय को चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, विषय का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी को लेकर के वीडियो बना रहे हैं। आप में से किसी के मन में इस प्रकार का कोई भी समस्या होगा तो यह वीडियो देखने के बाद आपकी समस्या जरूर दूर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात कि 12वीं के बाद हम लोग किस क्लास में प्रवेश करते हैं। तो 12वीं के बाद हम लोग ग्रेजुएशन, 12वीं के बाद हम लोग ग्रेजुएशन में प्रवेश करते हैं, जिसको हिंदी में स्नातक बोलते हैं। और यह कितने समय का होता है? यह 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। लेकिन अभी फिलहाल में बिहार में ये 3 वर्ष पार कर जा रहा है, आगे 4-5 भी हो जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा सिलसिला चलता आया है। पहले ठीक था, 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले तक 3 वर्षों में कंप्लीट हो जा रहा था, लेकिन अभी 6-7-8 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि कुछ लापरवाही, अब जिसकी लापरवाही हो, अब हम तो उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं किसकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि 3 वर्षों की डिग्री जो है 4-5 वर्षों में पूर्ण हो रही है या उससे अधिक भी लग जा रहा है। तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। धीरे धीरे अभी प्रेजेंट में यह देखा जाए तो फिर वो गाड़ी पटरी पर आने लगी है, यानी कि सुधार होने लगा है। ये जो ग्रेजुएशन या स्नातक है 3 वर्षों का, वो 3 वर्षों में अब धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा है और होने की कगार पर आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं कि जो ग्रेजुएशन है, जिसको हिंदी में स्नातक कहते हैं, यह 3 वर्षों का होता है। इसके अंतर्गत हम लोग किस किस कैटेगरी के विषयों की पढ़ाई करते हैं, यानी कि स्ट्रीम कहे तो क्या चुनाव करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग बीए के अंतर्गत आने वाले विषयों को पढ़ सकते हैं, बीएससी की ओर जा सकते हैं, बीकॉम की ओर जा सकते हैं। यानी कि बीए क्या हो गया? बैचलर ऑफ आर्ट्स। कला संकाय से संबंधित जो विषय है उसको लेकर अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स करना पड़ेगा। अगर साइंस फैकल्टी की ओर जाना चाहते हैं तो बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस करना पड़ेगा। अगर कॉमर्स फैकल्टी की ओर जाना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम की ओर जाना पड़ेगा। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि आखिर इसके अंदर और कौन कौन सा फंडा है, कौन कौन सा रूल रेगुलेशन या नियम है जिसके तहत हम लोग एडमिशन करवाते हैं। और एडमिशन हो जाने के बाद हम लोग 3 साल तक पढ़ाई करते हैं, और जो एग्जाम की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है तो उसके पहले हम लोग विषयों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, यानी कि नामांकन के समय हम लोग विषय को किस श्रेणियों में बांट करके रखते हैं। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि 10वीं क्लास में क्या होता है कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी शामिल होता है। 10वीं में जो साइंस विभाग होता है उसमें 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। अगर सोशल साइंस की बात करें
सोशल साइंस में आपका ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है। ये 4 विषयों को मिलाकर के सोशल साइंस का एग्जाम देते हैं और 3 विषयों को मिलाकर के साइंस का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो ये 10वीं क्लास का रूल रेगुलेशन है। लेकिन इसमें कैसे कैसे विषयों का चुनाव करते हैं, क्या श्रेणी होता है इसका, सबको पहले बारीकी से जानते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि जैसे ही इंटरमीडिएट पास कर जाते हैं और स्नातक में नामांकन कराते हैं तो उसमें देखने को मिलता है ऑनर्स और सब्सिडरी। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनर्स और सब्सिडरी ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है, इसको नहीं समझ पाते हैं। वो हम हो या कोई हो सकता है कि किसी भी जानकारी को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक उससे अनभिज्ञ रहते हैं, उसको नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते हैं। अतः जब नहीं सीख पाते हैं तो कई तरह की बातें सामने देखने को मिलने लगता है कि भाई जानकारी तो है नहीं, अब इससे संबंधित जो आगे की बातें हैं वह कैसे जान पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि आखिर ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है। जब ऑनर्स क्या होता है और सब्सिडरी क्या होता है जान जाएंगे तो फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किस किस विषयों की पढ़ाई करते हैं और किन विषयों का एग्जाम देते हैं और जो पासिंग मार्क्स होता है वो क्या होता है और कितने मार्क्स पर प्रथम श्रेणी या कितने मार्क्स पर द्वितीय श्रेणी से पास कर जाते हैं। और जैसे मैट्रिक में कुल पूर्णांक, फुल मार्क्स आपका जो 5 विषयों का 500 का होता है, इंटरमीडिएट में 500 का होता है, तो क्या इसमें भी 500 का ही होता है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले ऑनर्स और सब्सिडरी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब बात ग्रेजुएशन की हो रही है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल रेगुलेशन है। फिलहाल में आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये चीज है कहाँ की बातें बताई जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है JPU छपरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के बारे में आप जान रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन पहले दूर कर लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये रूल रेगुलेशन है ये नहीं है जो बताया जा रहा है। हम जिस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वहां तो ये नियम चलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले आपको साफ कर दूं, ये चीजें बताया जा रहा है ये किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये है JPU छपरा, यानी कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा जो है, यानी कि इसके अंतर्गत जो छपरा हो गया, गोपालगंज हो गया या सिवान हो गया, यहाँ पे जो कॉलेज मौजूद है उसमें इन विषयों की और इस तरीके से विषयों को बांट करके पढ़ाई कराई जाती है। अब जो है देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, कि आखिर ऑनर्स क्या होता है और सब्सिडरी क्या होता है, फिर आपको आगे की चीजों को बताते हैं। जैसे ये ऑनर्स हो गया और ये आपका सब्सिडरी हो गया। तो ये ऑनर्स क्या है, सब्सिडरी क्या है, 2 तरह का एग्जाम्पल आपको देंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल कि आप अगर कभी शादी विवाह में गए होंगे तो जब बारात जाती है, लड़की के यहाँ बारात जाती है, तो लड़के वाले जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं, दुल्हा और बाराती समेत लड़की के घर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब बारात जो है लड़की के यहाँ पहुंचती है तो वहां बाराती यानी कि बरतिया जिसको बोलते हैं और जो दुल्हा, दोनों में किसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है। आप खुद समझते हैं कि दोनों में किसका वैल्यूएशन ज्यादा होता है। तो दुल्हा का वैल्यूएशन जो है ज्यादा होता है, उनका मान जान ज्यादा होता है, क्योंकि जितना भी वो प्रक्रिया किया जाता है बारात का, वो सारा दुल्हा और दुल्हन की वजह से ही किया गया रहता है, क्योंकि उन्हीं दोनों की शादी की वजह से लोग वहां पहुंचे रहते हैं। वो खाने पीने से लेकर के और किसी भी अन्य चीज को लेकर के देखे तो वहां पर क्या होता है, एक बारात में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दुल्हा की वैल्यू जो है ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि दुल्हा का वैल्यूएशन अधिक होता है और बाकी जो है वो बाराती हो चाहे कोई भी हो, उनका वैल्यू इनसे कम होता है। तो अब ऑनर्स जो है, एक बारात में जो जितना दुल्हा का वैल्यूएशन होता है उतना ही वैल्यूएशन ऑनर्स का होता है। या
मान लीजिए एक परिवार, मान लीजिए कोई परिवार हो सकता है, मेरा परिवार हो सकता है या आप में से किसी का परिवार हो सकता है। उस परिवार में मान लीजिए किसी परिवार में 5 सदस्य हो, 10 सदस्य हो या 20 हो या उससे अधिक सदस्य हो। लेकिन यह देखा जाता है कि अगर 20 सदस्य का एक परिवार है या 10 सदस्य का एक परिवार है तो उसमें कोई एक आदमी मालिक होते हैं और बाकी लोग जो है उनके तहत काम करते हैं। काम करने का मतलब यह हुआ कि जो मुख्य मालिक होते हैं जैसा गाइडेंस, जैसा सजेशन देते हैं वैसे बाकी सदस्य लोग करते हैं। या घर के अन्य सदस्य जो है उनको कोई भी काम करना होता है तो अपने घर के मालिक से पूछ लेते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, चाहे वहां पे जा रहे हैं, चाहे हम यहाँ जाएंगे तो हम 2 घंटे के बाद लौटेंगे। ठीक है, तो घर के जो मालिक होते हैं अगर जाने के लिए कहते हैं, आदेश देते हैं तो घर के जो भी सदस्य होते हैं चले जाते हैं और फिर वहां से चले आते हैं। तो करने का मतलब है कि ये हुआ। दूसरा परिवार हो गया कि एक परिवार का जो मुखिया होते हैं, मुख्य व्यक्ति, ठीक है, जिनके तहत जिनके अनुसार बाकी सदस्य लोग रहते हैं, आने जाने से लेकर के हर चीज जो है जो भी मुखिया होते हैं उनको सूचना दी जाती है, उनसे पूछा जाता है और बाकी चीजें की जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि बारात में जो है दूल्हा का वैल्यू और एक परिवार में मुखिया का वैल्यू कितना होता है। तो सेम चीज है, अनर्स होता है। ठीक है, अच्छा बाकी चीज ये सब्सिडी क्या होगा भाई? तो सब्सिडी जैसे मैंने कहा ना कि बारात में दूल्हा का वैल्यूएशन और बाराती जो दूल्हा के साथ बाकी बाराती गए हुए रहते हैं उनका, तो जो बाराती लोग हैं वो बाराती जो है यहाँ सब्सिडी हो जाएगी। ठीक, और इस परिवार में एक मुखिया हो गए तो मुखिया के अलावा जो बाकी सदस्य लोग होते हैं वही सदस्य लोग जो है सब्सिडी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आप समझ गए। अब आपको बताते हैं कि अब इसके अंदर विषयों का चुनाव कैसे होता है। अब इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से आप देखते हैं कि इन विषयों का चुनाव जो है किस प्रकार से किया जाता है। बहुत आसान है, बस इन चीजों का हमें समझ लेना है। आइए, जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम हम लोग फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले एडमिशन के टाइम भी हम लोग किन किन विषयों का चुनाव किए रहते हैं। तो मान लीजिए हिंदी हम ले लेते हैं, कितने नंबरों का? 100 नंबर का। फुल मार्क्स कितना होता है? 100 का होता है। पास मार्क्स कितने का होता है? 33 का होता है। ठीक, तो लैंग्वेज जो कंपोजिशन यानी कंपल्सरी है, तो या तो आप हिंदी ले सकते हैं चाहे इंग्लिश ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जिस विषय में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं उस विषय को लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसको लेंगे तो इसको नहीं ले सकते हैं, अगर इसको नहीं लेंगे तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों में से किसी एक विषय को लेना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 नंबर का, राइट। अब हो गया सब्सिडी, जो मैंने कहा ना एक शादी विवाह में जो बाराती होते हैं या एक परिवार है तो उस परिवार के जो सदस्य होते हैं तो उनका काम ये सब्सिडी करता है। इसमें क्या करना होता है कि 2 विषयों चुनाव करना होता है, 2 विषयों को लेकर के पढ़ाई करनी होती है। तो आप अपने अनुसार जो विषय आपको आसान लगता है उसमें से कोई 2 विषयों को इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हिस्ट्री हम ले लिए थे, हिस्ट्री भी आपका 100 का हो गया और इकोनॉमिक्स भी, तो ये भी आपका 100 का हो गया। ठीक है, कितने का हो गया? तो ये मान लीजिए हिंदी हो गया और ये आपका हिस्ट्री हो गया, ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, 5 पेपर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें 5 पेपर देना होता है आपको, उसमें से 100 नंबर हिंदी हो गया, 100 हिस्ट्री हो गया, 100 इकोनॉमिक्स हो गया। अभी 2 पेपर और बच रहा है, तो आपको क्या करना होता है? ऑनर्स विषय लेना होता है। ठीक है, तो ऑनर्स विषय वही होगा जो इनसे अलग होगा। अगर सब्सिडी में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को ले रखे हैं तो आप ऑनर्स में जो विषय लेंगे वह विषय इससे अलग होगा। तो मान लीजिए वह विषय हम ज्योग्राफी को शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो जो मुख्य है, जो मुखिया है, ये विषय हम लिए हैं ज्योग्राफी। अब क्या होगा कि ये जो ज्योग्राफी का पेपर होगा यह फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होगा। ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर 1 और ज्योग्राफी का पेपर 2 दे रहे हैं। 5 पेपर देना है। कौन कौन सा भाई? तो 100 नंबर का हिंदी,
100 का आपका हिस्ट्री, 100 का इकोनॉमिक्स, 100 ज्योग्राफी का पेपर 1 और 100 ज्योग्राफी का पेपर 2। ठीक है, और इसका एग्जाम देते हैं तो हम जितना मार्क्स स्कोर किए रहते हैं उतना हम रिजल्ट पाते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर का हो गया। जब आप आते हैं सेकेंड ईयर में, कहा आते हैं? सेकेंड ईयर में आते हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या होता है भाई? तो सेकेंड ईयर में फिर जो हिंदी आपका 100 होता है, ये 100 मार्क्स का आपका हिंदी हो जाता है। एक पेपर आप इसका एग्जाम देंगे, दूसरा फिर 100 नंबर का आपका हिस्ट्री हो जाएगा, 100 का आपका इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स है ये क्या है? सब्सिडरी है, यानी कि परिवार का एक सदस्य या एक बारात की बात करें तो उसमें जो बाराती होते हैं वो। ठीक है, तो सिंगल रह जाएंगे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। लेकिन हाँ, सेकेंड ईयर में जो ऑनर्स है वो भी फिर आप इसका 2 पेपर होगा। ठीक, तो मान लीजिए ऑनर्स का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी पेपर, अब ये थर्ड होगा, पेपर थर्ड। इसमें पेपर 1, पेपर 2, ऐसे पेपर 3, अब फिर आपका ज्योग्राफी का पेपर 4। देख रहे हैं? तो ये आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम होता है। 5 पेपर होता है, 100 नंबर का हिंदी, 100 का हिस्ट्री, 100 का इकोनॉमिक्स, 100 का ज्योग्राफी पेपर 3, 100 का ज्योग्राफी पेपर 4। राइट, अब आते हैं थर्ड ईयर में। तीसरे वर्ष में जब आते हैं, जब इसका एग्जाम होता है तो इसमें विषयों का चुनाव कैसे करते हैं? तो इसमें जो है हिंदी, अब इसका एग्जाम आपको नहीं देना है। हिस्ट्री, अब इसमें आपका एग्जाम नहीं देना है। इकोनॉमिक्स, इसका एग्जाम आपको नहीं देना है। तो नहीं देना तो फिर करना क्या है? तो फिर आगे बताते हैं करना क्या है। मैंने आपको बता दिया, हिंदी का एग्जाम नहीं देना है, हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना है और इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं देना है। जैसे फर्स्ट ईयर में कितना पेपर दिए थे? 1, 2, 3, 4, 5 पेपर दिए थे। इसमें से 100 हिंदी, 100 हिस्ट्री, 100 इकोनॉमिक्स और 2 पेपर जो है जो आप ऑनर्स लिए रहते हैं उसका देना होता है, पेपर 1, पेपर 2। सेकेंड ईयर में फिर वही कंडीशन, 100 का हिंदी, 100 हिस्ट्री, 100 इकोनॉमिक्स, 100 ज्योग्राफी जो ऑनर्स लिए रहते हैं इसका पेपर 3 और फिर 5वां जो पेपर होता है जो ऑनर्स सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी पेपर 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ईयर में क्या होता है। ठीक है, थर्ड ईयर में आपको मैंने कहा ना कि हिंदी हट जाएगा, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हट जाएगा, यानी कि जो बारात में जो दुल्हा है बस वही मुख्य रह जाएंगे, बाकी को छोड़ देना है। यानी एक परिवार के जो मुखिया है, मुख्य, उनको ही थर्ड ईयर में रखा जाएगा, बाकी जो सदस्य उनको अब हटा देना है। तो फिर करना क्या है? तो इसमें आपका जो है 100 नंबर का ज्योग्राफी पेपर 5, ठीक, ज्योग्राफी पेपर 6, ज्योग्राफी पेपर 7 हो गया और ज्योग्राफी पेपर 8 हो गया। कितना पेपर हुआ? 1, 2, 3 और 4। और एक 100 नंबर का होता है क्या? GS, देखिए लिखा है जनरल स्टडीज, 100 मार्क्स का होता है। पास मार्क्स आपका 33 का होता है। तो केवल आपको इस एग्जाम को देना होता है, आप पास करना होता है। जो नंबर आपको मिलता है वह मार्कशीट पे रहता है, लेकिन उसका इस रिजल्ट से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। जिस प्रकार से 10वीं का आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो इसमें इंग्लिश का पेपर दिए होंगे, अगर आपका 20 नंबर आया हो, 40 आया हो, 75 आया हो, 85 आया हो, ये सभी मार्क्स आपके मार्कशीट पर तो दिखाई देता है, लेकिन जो ये आपका रिजल्ट तैयार होता है उसमें इस नंबर को जोड़ा नहीं जाता है। यानी कि एक तरह से कहें तो इंग्लिश का पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, जो भी मार्क्स लाते हैं वो मार्कशीट पर दर्ज होता है, लेकिन जो डिवीजन हम पाए रहते हैं वो प्रथम या द्वितीय श्रेणी या 70, 80, 85 जितना % हम मार्क्स पाए रहते हैं, तो वो बाकी विषयों के एग्जाम से जो मार्क्स प्राप्त हुआ रहता है उसके अनुसार जो है रिजल्ट तैयार हुआ रहता है, ना कि इसके अनुसार रिजल्ट तैयार हुआ रहता है। ठीक है,
तो अभी हम प्रक्रिया देख लिए कि इसके तहत जो है विषयों का चुनाव करते हैं और इन विषयों की जो है एग्ज़ाम देते हैं, तत्पश्चात जो है रिजल्ट बन पाता है। अब आइए देखते हैं कि जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है उसका जो रिजल्ट पब्लिश होता है तो इसमें से किन किन विषयों के नंबर को आपके फाइनल रिजल्ट में जोड़ा जाता है और किन किन को छोड़ दिया जाता है। अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, 100 का हिंदी, 100 का हिस्ट्री, 100 का इकोनॉमिक्स, 100 का ज्योग्राफी पेपर 1, 100 का ज्योग्राफी पेपर 2। जब फाइनल रिजल्ट बनेगा, तैयार होगा ये थर्ड ईयर में, तो मार्कशीट पर आपका ये 2 मार्क्स जोड़ा जाएगा। यानी कि ज्योग्राफी का जो पेपर 1 था 100 नंबर का, इसमें जो भी मार्क्स लाए रहेंगे 60 कुछ भी, ज्योग्राफी पेपर 2 में जो भी लाए रहेंगे, ठीक है, ये जोड़ा जाता है। पेपर 3 में मान लीजिए 55 लाए हैं, इसमें 80 लाए हैं, उसके बाद से यहाँ पर समथिंग जो भी लाए हैं 40, 45, 90, 80 जो भी है, तो फाइनल जो मार्क्स तैयार होता है वो कहाँ से होता है, तो पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, यानी कि कुल मिलाकर के 800 नंबरों का टोटल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब रिजल्ट जो बनता है प्रथम श्रेणी का या द्वितीय श्रेणी का, फर्स्ट या सेकंड का, तो वो किस तरह से बनता है, तो यहाँ देखिए मिनिमम मार्क्स फॉर फर्स्ट क्लास, यानी प्रथम श्रेणी से एग्जाम को पास करने के लिए कितना नंबर लाना होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स फॉर फर्स्ट क्लास के लिए आपको कम से कम 480 नंबर लाना होता है। कितना लाना होता है, 480 नंबर लाना होता है। सेकेंड क्लास, सेकेंड आने के लिए आपको कम से कम 360 नंबर लाना होता है। इसमें थर्ड नहीं रहता है, जैसे 10वीं के एग्ज़ाम में रहता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो रहता है, लेकिन इसमें थर्ड क्लास जो है नहीं रहता है। ठीक है, ये ग्रांट टोटल 800 जो अभी मैंने कहा ना किन करके कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800, तो यही 800 जो है आपको टोटल ग्रांट होता है, यानी कि मार्क्स होता है, और इसी में से जो आप लाए रहते हैं वही आपके मार्कशीट पर दर्ज होता है और उसी के अनुसार आपका डिवीज़न तय होता है। अब देखिए ये हिंदी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये 3 पेपर आप फर्स्ट ईयर में दिए हुए थे, मार्कशीट पर रहेगा लेकिन इसको रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड ईयर में हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आप दिए थे, नंबर मार्कशीट पे दिखाई देगा लेकिन यह रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। और थर्ड ईयर में जो आप जीएस का एग्ज़ाम दिए रहेंगे, तो एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम को पास कर गए हैं, मार्क्स आपके मार्कशीट पे दिखाई देगा लेकिन आपको रिजल्ट में उसको जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग स्नातक जो 3 वर्षों का होता है उसमें जो बैचलर ऑफ आर्ट्स लेके पढ़ाई करते हैं, तो इसके तहत जो है हम लोग विषयों का चुनाव करते हैं। इसमें ऑनर्स का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, सेकंड के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, किन किन विषयों का नंबर को रिजल्ट में जोड़ा जाता है, किन को नहीं जोड़ा जाता है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में उपलब्ध था। तो उम्मीद है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट अगर हो इसके से संबंधित, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट जो है ख़त्म हो जाएगा।